केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई सारे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी होते जा रहे हैं। और इसी आतंकी हमले में शामिल व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी अब गुनाहों के घेरे में सामने आ रहा है। इस यूनिवर्सिटी की चार दीवारी के अंदर जो खौफनाक मंसूबे देश के खिलाफ में पनप रहे थे, लाल किला धमाका उसका सिर्फ एक ट्रेलर बताया जाता है। मकसद इससे भी कई ज्यादा बड़ा और खौफनाक था। लेकिन ईडी की टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के गुनाहों के उन दफन पन्नों को अब खोलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद में यह साफ है कि इस यूनिवर्सिटी के गुनाह इतने बड़े और संगीन हैं कि अब इस पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। वो खुलासा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आतंकियों के सिमी कनेक्शन से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर बता देते हैं, जिसमें यह अपडेट मिली है कि दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े हुए पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन सिमी से जुड़ा हुआ बताया जाता है, यानी कि इस आतंकी संगठन के प्लानिंग प्लॉटिंग के जो तार हैं वो सिमी से जुड़े हुए थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दो स्टाफ का सिमी से लिंक होने का अब शक जताया जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सीनियर पोस्ट पर दोनों कर्मचारी हैं, ये बताया गया है। टेरर नेटवर्क इन्वेस्टिगेशन ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अल-फलाह ग्रुप के दो स्टाफ का स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी से लिंक होने का शक जताया गया है। शक इस बात का है कि इनका सिमी के साथ में जमाते इस्लामी के साथ में भी कनेक्शन है। बताया जा रहा है कि जिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ में दो लोगों पर जांच एजेंसियों का शक है, ये दोनों ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर पोस्ट पर मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं। और ये खुलासा एक बड़ा खुलासा बताया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के साथ में जो कोई भी जुड़ा हुआ है, अब और भी आगे लोग सामने आ सकते हैं। उनके खुलासे के लिए एजेंसी फिलहाल काम कर रही है। वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की टीम की जांच जो है वो तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। जांच में जमीन के सौदे में बड़ी जालसाजी का भी खुलासा हुआ है ईडी के द्वारा। मरे हुए लोगों के नाम पर जो फर्जी जीपीए था वो तैयार किया गया यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए फाउंडेशन ने फर्जी तरीके से जमीनों को खरीदा, क्योंकि जानकारी ये मिली थी दरअसल कि 30 एकड़ की जमीन अचानक से 70 एकड़ में कैसे तब्दील हो जाती है। साल दर साल कैसे इतना ज्यादा जो ब्रॉडिफिकेशन था यूनिवर्सिटी का वो कर लिया गया। जीपीए में मारे हुए लोगों के दस्तखत और साथ साथ में अंगूठे के निशान भी ईडी की टीम को मिले हैं। वहीं दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में अब ईडी ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। और जांच के दौरान इन आतंकियों के ठिकाने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो गुनाह सामने आ रहे हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं। ईडी की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए फाउंडेशन ने जमीन के सौदे पर बड़ी जालसाजी की। ईडी के मुताबिक मदनपुर खदर इलाके की खसरा नंबर 792 वाली जमीन का सौदा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ही किया गया था। इसके लिए मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जीपीए तैयार किए गए, दस्तखत तैयार किए गए और आखिर में ये जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पे करा दी गई फर्जी तरीके से, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़ा हुआ है। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ईडी ने क्या बड़े खुलासे किए हैं। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए फाउंडेशन ने जमीन को खरीदा था। जमीन के सौदे में जालसाजी का खुलासा हुआ है, यानी कि धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। जमीन के सौदे के लिए जीपीए का इस्तेमाल किया गया। सौदे के लिए फर्जी तरह से जीपीए तैयार किया गया। मरे हुए लोगों के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी रही। मरे हुए लोगों के दस्तखत और अंगूठे के निशान भी दस्तखत में दस्तावेजों में बरामद किए गए हैं। 1972 से 1998 के बीच में ही मृतकों के नामों पर जीपीए था। जीपीए पर तारीख 7 जनवरी 2004 की लिखी गई। जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि फाउंडेशन का ट्रस्टी सिद्दीकी से जुड़ा हुआ ये पूरा फाउंडेशन है और उसी के ऊपर अब इस जालसाजी धोखाधड़ी के आरोप जो हैं वो लग रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। जांच के दौरान कई सारे जो खुलासे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सबके बीच में जांच के दौरान जो दस्तावेज ईडी के हाथ में लगे हैं उनके मुताबिक ये जमीन साल 2004 में उन लोगों के नाम पर खरीदी गई थी जो कि 1972 से 1978 के बीच में यानी कि 1998 के बीच में माफ कीजिएगा यानी कि 1972 से 1998 के बीच में मर चुके हैं। उनके नाम पर आखिरकार कैसे जमीन खरीदी गई। अब आप देखिए कि ईडी को सबूत मिले हैं, मृतकों के नामों पर लूटपाट को अंजाम दिया गया। अब आप देखिए वो नाम भी सामने आए हैं। नत्थू के नाम पर 1972 में उनकी मौत हो गई थी, जमीन पाई गई। वहीं हरबंस सिंह के नाम पर 1991 में उनकी मौत हुई, जमीन पाई गई। हरकेश की मौत 1993 में हो गई
थी, वहीं शिव दयाल की 1998 में हुई थी और जयराम की 1998 में हुई थी। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों के नामों के ऊपर जमीन रही। दस्तावेजों के मुताबिक जो नाम सामने आए हैं उनमें नत्थू नाम के एक शख्स के नाम पर इस जमीन का सौदा हुआ और खुलासा यह हुआ कि इस साल 2004 में इस जमीन का सौदा हुआ। तब इस शख्स को मरे हुए करीबन 32 साल हो चुके थे। एक और शख्स जिसका नाम हरबंस सिंह है, फर्जी तरीके से जीपीए में सामने आया है नाम। अब खुलासा हुआ है कि इस शख्स की मौत साल 1991 में हो चुकी थी। फिर बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई इस फाउंडेशन ने जीपीए के लिए मुर्दों को कैसे जिंदा कर दिया। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित जुड़ गए दिल्ली से। मोहित, फिलहाल ये बेहद हैरान कर देने वाले खुलासे हैं। कुछ लोगों की जो सूची है वो सामने आ गई है जो कि मर चुके हैं, लेकिन उनके नाम पर भी जमीन खरीदी गई। और कितने ऐसे घोटाले हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको फर्जी तरीके से जोड़ा गया, उनके नाम पे जमीन ली गई और ट्रस्ट में शामिल कर दी गई। बिल्कुल, देखिए ये तरबिया फाउंडेशन, एजुकेशन फाउंडेशन नाम का एक संगठन था, एक फाउंडेशन था जो जावेद अहमद सिद्दीकी से जुड़ा हुआ था, जो अल-फलाह के डायरेक्टर हैं। और जब ये पूरा ब्लास्ट का मामला सामने आया तब उस दौरान पता लगा कि मदनपुर खादर का इलाका है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट है। इस प्लॉट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बसें जो हैं वो पार्क रहती थी। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का नाम लिखा गया था। लेकिन ब्लास्ट के बाद से वो बसेस पार्क होना वह बंद हो गई और जो बोर्ड था उसको भी पेंट कर दिया गया, यहाँ से यानी कि वहां से नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन जब ईडी की जांच अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी जमीन थी, उससे जुड़े हुए जितने फाउंडेशन थे, उनकी जांच की गई तो पता लगा कि तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम पे एक जमीन है जो मरे हुए लोगों के नाम पे जमीन ली गई है। यानी 1972 से 1998 तक जो लोग मर चुके हैं उनके अंगूठे लगाए गए हैं। और इसका जो सौदा हुआ है वो 2004 में हुआ है और 2013 में इसकी सेल डीड बनाई गई थी। यानी सब कुछ इसके अंदर फर्जी पाया गया। एक विनोद कुमार नाम के शख्स है जिसके नाम पे ये पूरा सौदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो विनोद कुमार नाम के शख्स की जब ईडी ने जांच करी तो पता लगा जितने भी दस्तावेज हैं ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और मरे हुए लोगों के इसमें अंगूठे लगाए गए हैं। जैसे आप जो नाम पढ़ रहे थे, 1972 में नत्थू, 1991 में हरबंस सिंह, हरकेश, शिव दयाल, जयराम, 26 साल के बीच में जो लोग हैं इनकी मौत अलग अलग समय पे हुई है और इन लोगों के नाम पे बढ़ा देते हैं इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा जो मुश्किल है वो बना देते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल अब और खड़े हो गए हैं। गुत्थी जो है वो सुलझने की जगह उलझती भी ज्यादा नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका जानकारी देने के लिए। इस सब के बीच में दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। दिल्ली धमाके की जांच में एक और नाम शामिल बताया जा रहा है जिसमें संभाजी नगर से गिरफ्तार संदिग्ध बताया गया है। कल्पना की जांच हो रही है। ब्लास्ट के दिन दिल्ली में मौजूद ये संदिग्ध कल्पना बताई जाती है। सामने कल्पना का एक वीडियो भी आया था। कल्पना का पाकिस्तान के साथ में फंडिंग कनेक्शन बताया जाता है और अब कल्पना को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि कल्पना की गिरफ्तारी होती है संभाजी नगर से और ये बताया जाता है कि कल्पना इस ब्लास्ट में शामिल हो सकती है। इसीलिए पुलिस सतर्क हो गई और पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद में जो सवाल जवाब है एनआईए के द्वारा वो शुरू कर दिए गए हैं। फर्जी आईएएस के तौर पर इसके द्वारा ठहरा हुआ था, ये ठहरी हुई थी होटल के अंदर। में जितने भी एंगल्स है वो सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें जो जो चीजें सामने आ जाएंगी तो वो डिस्क्लोज हो जाएंगी। इसमें जितने भी एंगल्स है वो सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें जो जो चीजें सामने आ जाएंगी तो वो डिस्क्लोज हो जाएंगी। दिल्ली धमाके की जांच तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। ऐसे में कल्पना का क्या राज है, अब ये भी आपको बता देते हैं। फर्जी आईएएस बताकर संभाजी नगर में कल्पना नाम की महिला रह रही थी। लाल किला ब्लास्ट के दौरान दिल्ली में ही ये मौजूद थी संदिग्ध महिला कल्पना के पास से 10 सिम कार्ड्स बरामद किए गए हैं जो कि शक को बढ़ा देते हैं। इस बीच सिम कार्ड से अफगानिस्तान और पेशावर में संपर्क किया गया था इस लड़की के द्वारा, इस लेडी के द्वारा। पुलिस को महिला से पाकिस्तानी अधिकारियों के नंबर्स भी बरामद हुए हैं। महिला से पेशावर आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड का नंबर भी बरामद हुआ है। वहीं अफगानिस्तान दूतावास का नंबर भी महिला के मोबाइल फोन में सेव था। 10 सिम कार्ड इसके पास में थे। पाकिस्तान के एक शख्स के साथ में ये चैट किया करती थी। महिला ने चैट्स को डिलीट कर दिया था। कल्पना फ्लाइट से हाल ही में राजस्थान, जोधपुर और दिल्ली भी गई थी और दिल्ली में जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन कल्पना वहीं पे मौजूद थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के साथ में बातचीत कर रही थी। 10 सिम कार्ड बरामद हुए। ऐसे में कल्पना के ऊपर बड़ा शक जो है वो जताया जा रहा है। दरअसल कल्पना की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से की गई है। कल्पना नाम की ये महिला खुद को आईएएस अधिकारी बताकर कई दिनों से 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी। जब कल्पना पर होटल स्टाफ को शक हुआ तो पुलिस को इस बात की जानकारी होटल के द्वारा दे दी गई और फिर जब पुलिस कल्पना के साथ में पूछताछ के लिए होटल में पहुंची तो कल्पना रौब दिखाने लगी, धमकाने लगी ताकि पुलिस की पूछताछ से बच सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने जब कल्पना के
कमरे को खंगाला, उसका मोबाइल फोन चेक किया तो पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए और तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि कई सारे चौंकाने वाले खुलासे मोबाइल फोन से कल्पना के होते हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिंक साफ हो जाते हैं, जिसके बाद में पुलिस को शक और ज्यादा बढ़ जाता है जब ये खुलासा होता है कि अपने आप को फर्जी आईएएस अधिकारी इसके द्वारा बताया जा रहा था। कल्पना को जब अरेस्ट किया गया था तब चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है, वो भी आपको बता देते हैं क्या कुछ जानकारियां पुलिस ने जुटाई। आईएएस अधिकारी बताकर 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी कल्पना। होटल में रहने के लिए फर्जी आधार कार्ड भी इसके द्वारा बनवाया गया और वही होटल में दिया गया था। महिला के बैंक खातों में बड़ी रकम का लेन देन पाया गया है। वहीं अफगानिस्तान से बॉयफ्रेंड ने पैसे ट्रांसफर किए महिला के अकाउंट में भारत में। महिला के बॉयफ्रेंड का नाम अशरफ खलील बताया गया है। पाकिस्तान से बॉयफ्रेंड के भाई ने भी पैसे भेजे थे, यानी कि बॉयफ्रेंड अफगानिस्तान में रह रहा था, उसका भाई पाकिस्तान में रह रहा था। दोनों ने अलग अलग देशों से पैसे भेजे भारत में कल्पना के अकाउंट में। बॉयफ्रेंड के भाई ने भी पैसे भेजे। बॉयफ्रेंड के भाई आवेद खलील ने ट्रांसफर किए थे इन पैसों को पाकिस्तान से। मोबाइल में दोनों विदेशों के पासपोर्ट जो हैं, वीजा की कॉपी भी पाई गई है, यानी कि विदेशियों के पासपोर्ट और वीजा की कॉपी कई सारे लोगों की। अशरफ और आवेद के भी भारत आने की कॉपी मिली है। कल्पना के पास यूपीएससी 2017 की चयन सूची की फर्जी कॉपी भी बरामद की गई। आईएएस अपॉइंटमेंट लेटर की बनावटी फोटोकॉपी भी बरामद की गई है, जिसके आधार पर अपने आप को आईएएस बताया करती थी और उसी के आधार पर ये झूठा कह के अपने आप को, अपनी जो पहचान है बता के इसके द्वारा एक 5 स्टार होटल में रहा जा रहा था संभाजीनगर में। अतुल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। अतुल, और क्या कुछ जानकारी मिली है और ये जो कल्पना है इसका बैकग्राउंड क्या है, परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या उनको कल्पना के बारे में जानकारी थी? जी देखिए, कल्पना भागवत नाम की ये जो महिला है, इसके ऊपर फिलहाल जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं। हालांकि जो संभाजी नगर पुलिस है वो इसका डायरेक्ट दिल्ली ब्लास्ट से लिंक होने की जो संभावनाएं हैं उससे फिलहाल इनकार करते हुए नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि वो हर एक एंगल से जांच कर रहे हैं, लेकिन ये जो एजेंसीज हैं जो इस मामले को लेकर जांच कर रही हैं वो उस महिला से लगातार पूछताछ कर रही हैं। 10 सिम कार्ड इस महिला के पास से मिला है, जिसमें से 2 सिम कार्ड के जरिए सबसे ज्यादा व्हाट्सएप के चैट्स मिले हैं, जो पेशावर के लोकेशन और रावलपिंडी के लोकेशन से किसी शख्स के साथ उसके चैट्स हैं जो मोबाइल से मिले हैं। और इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि जिस दिन ब्लास्ट वहां पर दिल्ली में हुआ था ये वहां पर मौजूद थी। तो क्या इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है या जो पूरा व्हाइट कॉलर जो एक टेरर गैंग सामने आया इस पूरे मॉड्यूल को लेकर, उससे कहीं कोई इसका संपर्क था या उनके लिए कुछ स्लीपर सेल के तौर पे ये काम कर रही थी, क्या इसकी जो है भागीदारी थी, इस मामले को लेकर भी जांच की जा रही है। हालांकि डायरेक्टली अभी तक इसका लिंक इस मामले से नहीं आया है। जो स्थानीय पुलिस है संभाजी नगर की, उनका कहना है कि फिलहाल हमारे लिए ये केस एक फेक आईएएस आइडेंटिटी कार्ड जो इस महिला के सामने पास से मिला है उस एंगल से इनका फोकस है जांच करने को लेकर। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड जो एजेंसीज हैं इस मामले की जांच कर रही हैं, उन्होंने भी इस महिला से संपर्क किया है, इससे पूछताछ की है। ट्रांसफर और अपने आप को आईएएस फर्जी तरीके से दिखाने के मामले को लेकर जो भी कुछ सामने आता है वो उसका इंतजार जरूर किया जाएगा, क्योंकि कई सारे कनेक्शन आपस में जरूर मिलेंगे। अतुल, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी अपडेट इसी मामले से जुड़ी हुई बता दें। लेडी आतंकी शाहीन से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग मिल रही है। शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। कमरा नंबर 22 की अलमारी से ये कैश बरामद किया गया है। लाखों में इस कैश की संख्या बताई जा रही है। फ्लैट से गोल्ड और विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम छानबीन कर रही है। वहीं आतंकी डॉक्टर शाहीन के कमरे से 18 लाख रुपए कैश एक पॉलिथीन बैग से बरामद किया गया। अब इस बात की जांच की जा रही है कि शाहीन के पास में इतना कैश आखिरकार कहां से आया, कहां इसका इस्तेमाल किया जाना था। शाहीन को एनआईए की टीम 2 दिन पहले अल्फला यूनिवर्सिटी के कैंपस में ले गई थी और कमरा नंबर 22 खुलवाया गया, तलाशी ली गई। इसके अलावा कैंपस के कई सारे और भी हिस्से थे जहां पर तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया गया एनआईए के द्वारा। स्टाफ और स्टूडेंट्स से सवाल जवाब किए गए थे। जानकारी के मुताबिक शाहीन ने इसी साल 25 सितंबर को ब्रीजा जो कार थी वो कैश के जरिए खरीदी थी, ये भी जानकारी मिली थी। और इसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे कि एक तो ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं खरीदी ताकि शक ना पैदा हो, और उसके बाद में सेकंड हैंड जब गाड़ी खरीदी गई वो भी सारा पैसा कैश में देकर ही खरीदी गई थी। और उसके बाद में कैश, गोल्ड और इस तरीके से सामान का बरामद होना तमाम जो सवाल है वो और भी ज्यादा खड़े करता है। लेडी आतंकी शाहीन से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट। शाहीन को जांच के लिए यूपी ले जाया जा सकता है एनआईए के द्वारा। डॉक्टर आतंकी
आतंकी शाहीन को भी यहां पर ले जाया जा सकता है जांच एजेंसियों के रडार पर, क्योंकि यह है आतंकियों की टीम बी सर्च की जा रही है। मैडम सर्जन के मददगारों की तलाश की जा रही है। दरअसल अगर टीम ए है तो टीम बी जरूर होगी, यह आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कौन सी है वो बी टीम, इसी की छानबीन के लिए शाहीन को यूपी लेकर जाया जा सकता है। लेडी आतंकी शाहीन से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट। पूछताछ में जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं किया जा रहा है शाहीन के द्वारा। पूछताछ के दौरान गुमराह करने की कोशिश शाहीन के द्वारा लगातार की जा रही है। यानी कि एनआईए अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, तमाम एजेंसी जिनको जिम्मा सौंपा गया है अपना काम तो कर रही है, लेकिन शाहीन कोऑपरेट नहीं कर रही है। शाहीन के द्वारा कई सारे राज हैं जो कि अभी भी छिपाए जा रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है, आप देखिए कि एक एक करके जो पर्दा है सवालों से उठता हुआ नजर आ रहा है। एक साथ में कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है और अब ताजा इंफॉर्मेशन के मुताबिक कैश और गोल्ड बरामद किया गया है कमरा नंबर 22 से। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, आतंकी डॉक्टर आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है। व्हाट्सएप चैट में आदिल ने पैसों की मांग की थी। व्हाट्सएप चैट्स में पैसों के लिए गिड़गिड़ाता हुआ आदिल नजर आ रहा है और देखिए वो चैट्स भी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूपी के सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी हुई थी। आदिल की गिरफ्तारी के बाद ही बड़े जो टेरर मॉड्यूल था, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, उसका खुलासा होता है। अब दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी डॉक्टर आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है जिसमें आदिल ने एक अस्पताल से 8 लाख रुपए की मांग की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और एजेंसीज की संयुक्त जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद की सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा था और गिरफ्तारी के 4 दिन बाद ही यानी कि 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के बाहर i20 गाड़ी में धमाका किया गया था और उस सफेद रंग की i20 कार को आतंकी उमर चला रहा था जो कि खुद धमाके में मारा गया। मोहित और अतुल दोनों हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं जानकारी लेकर। मोहित का रुख करते हैं। मोहित, फिलहाल ये चैट सामने आ गई है और क्या कुछ बड़े खुलासे हैं जो कि हुए हैं एजेंसीज के द्वारा और कितने लोग इसमें शामिल बताए गए? आदिल के एक हॉस्पिटल से 8 लाख रुपए मांगता हुआ नजर आ रहा है। मांगता हुआ क्या, गड़गड़ाता हुआ नजर आ रहा है कि उसको पैसे दिए जाए। पैसे किस एवज में मांगे जा रहे थे, किससे मांगे जा रहे थे, अब इसको लेके जो है वो एनआईए जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कैश मिल रहा है या कहें जो एनआईए शाहीन को लेके यूनिवर्सिटी पहुंची है, वहां छानबीन करी है तो 22 नंबर कमरे में 18 लाख रुपए कैश मिला है और जो पहले पुलिस को दस्तावेज मिले थे कि जो ब्रीजा कार है वो कैश में ली गई थी, वो अपने में बेहद हैरान करने वाली बात है कि कैश गाड़ी लेना हिंदुस्तान में एक बहुत एक मुश्किल काम माना जाता है क्योंकि उसके लिए कई आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए थे, शाहीन के लिए कौन उनके मददगार थे, इसको लेके अब जांच जो है वो काफी तेज की जा रही है। और जिस हम बी टीम की बात कर रहे हैं क्योंकि एनआईए को अब जांच में पता लगा है कि ना सिर्फ ये जो मेन फ्रंट पे लोग थे जो व्हाइट कॉलर्स जो डॉक्टर्स ये पूरा मॉड्यूल था, इसके अलावा एक ऐसा स्लीपर सेल का गैंग तैयार कर रखा था, नेटवर्क बना रखा था, वो लोग कहां छुपे हुए हैं, इसको लेके जो है डॉक्टर आदिल और शाहीन क्या कुछ जानकारी मिली है? शाहीन और ये जो मुजम्मिल का पूरा मामला है, आदिल का मामला है, अस्पताल से जुड़ रहा आदिल अस्पताल से पैसे मांग रहा था 8 लाख रुपए, अस्पताल कौन सा है और कहां का है, इसको लेकर कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, इसको लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके चैट सामने आए हैं उनमें एनआईए कहना है कि इनके रडार पे कई ऐसे जगहें थी जहां पे लोगों को शक ना हो कि इस जगह पे भी इस मॉड्यूल के जो वर्किंग है वो हो रही है। यानी ये लोग ऐसी जगहों से जुड़े हुए थे जहां पे आम लोगों को शक ना हो। इसलिए ये शख्स कौन है जिनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं, कौन सा हॉस्पिटल है जो इन लोगों को फंडिंग ट्रांसफर करा था, इसको लेके जो है वो एनआईए की जांच तेज हो रही है और जगह जगहों पर इसको लेके जो है वो छानबीन की जा रही है। ना सिर्फ इनके फोन चैट देखे जा रहे हैं बल्कि इनके जो कॉल डिटेल है उनको भी निकाला जा रहा है, सीडीआर से देखा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा किन लोगों के संपर्क में थे, क्योंकि पुलिस को कई ऐसे संदिग्धों के नंबर मिले हैं जो इनके फोनों पे थे और इनके जो संदिग्ध हैं गेम में शामिल होती हुई नजर आई है, उनके नामों का खुलासा हो रहा है। शक तो ये भी जताया जा रहा है मोहित की जो कल्पना की गिरफ्तारी हुई है संभाजी नगर से, वो भी दिल्ली ब्लास्ट में कहीं ना कहीं शामिल हो सकती हैं क्योंकि ट्रांसफर्स पकड़े गए और भी कई सारी चीजें जो है उसका खुलासा हुआ है। अतुल, फिलहाल क्या कुछ खुलासे और हुए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा क्या कुछ जानकारी साझा की गई है कल्पना को लेकर? जी, कल्पना को लेकर अभी भी कई सारी जो जानकारी है वो खुलकर सामने नहीं आ रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कहना है कि जो जांच में सहयोग होना चाहिए वो कल्पना के जरिए अभी फिलहाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस समय
संभाजी नगर पुलिस उस होटल में जहां पर ये ठहरी हुई थी 5 स्टार होटल में, वहां पर गई हुई थी, तो वहां पर भी उसने अपने फर्जी आईएएस होने का धौंस दिखाया था और उसी एटीट्यूड में वो अभी भी है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रही है। यही वजह है कि पहले 5 दिन की पुलिस कस्टडी उसकी मिली थी छत्रपति संभाजी नगर पुलिस को, उसके बाद अब कोर्ट ने उसे 10 दिन की और पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और इसी दौरान जो है एनआईए की जो एजेंसीज हैं वो भी वहां पर पहुंची, उनके अधिकारी पहुंचे हुए हैं, इस समय संभाजी नगर में मौजूद है। और कल्पना से लगातार इस जो है खासतौर पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या उसका योगदान है या क्या उसकी उस भूमिका रही है, उस एंगल से जांच कर रही है। क्योंकि हो सकता है अतुल की कल्पना के तार शाहीन के साथ में और इस वाइट टेरर मॉड्यूल के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि 10 सिम कार्ड बरामद होना, अफगानिस्तान पाकिस्तान से पैसा लेना और ऐसे तमाम जो गतिविधियां पाई गई वो सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री विवाद के बीच में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की मुलाकात हुई है। नाश्ते पर दोनों